Hello friends. Today in this class we will try to discuss about a very important protected area that is called as ecologically sensitive area. Now अब अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात करते हैं, ये सबसे पहली बार मेंशन किया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर, जहां पे बात की गई कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वेदर वी टॉक अबाउट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके अराउंड हमें एक बफर जोन क्रिएट करना चाहिए अराउंड 10 किलोमीटर का, राइट? सो दैट पर्टिकुलर बफर जोन विल बी एक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. सो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की जब हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है ये समझना कि यहां पे जब हम ईएसए की बात करते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात करते हैं, हमें यहां पे मेक श्योर करना है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्स रीजन है, जिसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन भी मिली है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स. वहां पे क्या हमारी रेगुलेशंस हैं इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. अब ये बार बार आपने चीज सुनी होगी कि यहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है कि कितना एरिया ईयरमार्क होना चाहिए as ecological sensitive area. So in this today's class we're going to discuss that what is this whole process, why there have been a repeated objections that have been given by the state against the center's recommendation on how much area shall be under the ecological sensitive area when we talk about western ghats. कितनी सारी पहले कमिटीज बनी हैं, एक्सपर्ट पैनल्स बने हैं इन रिलेशन टू डिमार्केशन ऑफ एरियाज एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट्स. कौन सी एक्टिविटीज अलाउड हैं, प्रोहिबिटेड हैं या रेगुलेटेड है. और आने वाले टाइम में जब हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज की बात करते हैं कि यहां पे सिर्फ हम चीजों को रोक रहे हैं, एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं, कि यहां पे हमें कोशिश करनी है कि जो वहां पे लोग प्रेजेंट हैं हमें उनके लाइवलीहुड को भी इंश्योर करना है, राइट? सो दिस क्लास विल बी मोर ऑन दीज एस्पेक्ट्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले हमें पता होनी चाहिए, व्हाई द वेस्टर्न घाट्स मैटर. तो थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. पहला, it runs along the India's western coast that is through 6 major states. So आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपकी जो 6 स्टेट्स हैं वेस्टर्न साइड पे, वहां पे ये बेसिकली रन करते हैं. अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बातचीत करते हैं, सोर्स रीजन फॉर मेजर रिवर सिस्टम्स एंड वाटर सिक्योरिटी, recognized globally for rich endemism and world heritage values. Around 5 crore people live in the wider Ghats landscape, so conservation is also a livelihood question. तो यहां पे ये बेसिक फैक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं, कितनी स्टेट्स के थ्रू ये पास करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जब हम ईएसए की बात कर रहे हैं, इट इज अ रेगुलेटरी लेंस, नॉट अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कईयों को लगता है कि ये अलग से एक नया प्रोटेक्टेड एरिया, अगर हम बात करते हैं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट करिए, नहीं, ये एक तरह का बफर है जहां पे मान लीजिए हमारे पास देयर इज अ सर्टेन एरिया. मान लीजिए ये हमारे पास एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम इसके आसपास के सर्टेन एरिया को लेट से डिमार्केट कर रहे हैं एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. वी आर डिमार्केटिंग इट एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया so that we can regulate certain activities. हम यहां पे एक्टिविटीज को रेगुलेट करना चाहते हैं. रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर हम किसकी बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, ये बायोडाइवर्स भी है और यहां पे कुछ स्पीशीज है जो यहीं पे मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडेमिज्म. एंडेमिज्म का मतलब है व्हेन सर्टेन स्पीशीज आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. सो दैट इज व्हाई ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये अलग से अपने आप में कोई नया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है. इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को नोटिफाई किया जाता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नोटिफाइड अंडर Environment Protection Act 1986. Now, these are notified under Environment Protection Act 1986. This is a buffer around national park and sanctuaries, usually site specific. Wildlife Protection Act, that is National Park and Sanctuary. तो हमें एक चीज पता चल जाती है कि ये एक बफर जोन है जिसको क्रिएट किया गया है along the national park और wildlife sanctuary. Now, moving to the next part. अब बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कितना एरिया वेस्टर्न घाट्स का डिमार्केट होना चाहिए एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 2011 में, जब आपका गडगिल पैनल की जब हम बात करते हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्गर इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की बात की थी और बात की थी कि यहां पे ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए अंडर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया.
गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा और उसके बाद एक और नई एक्सपर्ट कमेटी बिठाई अंडर कस्तूरी रंगन, दैट इज हाई लेवल वहां पे वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जिन्होंने डिमार्केट किया कि 37%, दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 37% एरिया लैंडस्केप जो है उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एज नोटिफाई करना चाहिए। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपके सामने गडगिल पैनल था, उसके बाद कौन सा पैनल आता है, कस्तूरी रंगन पैनल आता है, और वो बात करता है कि 37% हिस्सा क्या बनना चाहिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनना चाहिए। अब उसके बाद बहुत बार रिपीटेड ड्राफ्ट्स आए सेंटर की तरफ से कि हम इतना एरिया डिमार्केट कर रहे हैं एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, बट वहां से स्टेट के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, विलेज लिस्ट और बाउंड्रीज को कंटेस्ट किया गया। 2022 में फिर से एक्सपर्ट कमेटी बैठी जहां पे उन्होंने री एग्जामिन किया कि स्टेट की क्या ऑब्जेक्शंस हैं और फील्ड वेरिफिकेशन करी, और अभी फिलहाल की घड़ी में एक और नया ड्राफ्ट आया है जिसकी वजह से ये न्यूज के अंदर है और इसके लिए पब्लिक कमेंट्स मांगे गए हैं, और यहां पे देखा जाएगा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि यहां पे सेंटर की तरफ से अगर हम बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। सो दैट इज द एस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटर खुद से नहीं डिमार्केट कर सकती, वहां पे स्टेट्स की भी क्या होनी चाहिए, यहां पे राय होनी चाहिए, उनकी सम्मति होनी चाहिए और उनकी कंसेंसस होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कितना एरिया डिमार्केट होना चाहिए, अगर क्योंकि डिमार्केशन हो जाता है तो एक पर्टिकुलर जोन्स बन जाएंगे, कौन सा एरिया में कौन सी एक्टिविटी अलाउड होगी, कौन सी प्रोहिबिटेड होगी या कौन सी रेगुलेटेड होगी। सो इस वजह से अगर हम बात करते हैं जो प्रपोज्ड एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, सबसे ज्यादा एरिया जो आएगा 6 स्टेट के अंदर, सबसे ज्यादा कर्नाटका के अंदर आएगा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, फिर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड गुजरात। ये आपका डायरेक्ट एक प्रीलिम्स का एमसीक्यू बनता है कि सबसे ज्यादा एरिया जो प्रपोज है वो किस स्टेट के अंडर आ रहा है, दैट इज अंडर कर्नाटका, देन इट इज महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड गुजरात, और यहां पे 60 दिन का टाइम मांगा है अभी, दैट इज फॉर पब्लिक ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। फाइनल एरिया चेंज हो सकता है आफ्टर स्टेट रिकमेंडेशन, स्टेक होल्डर रिव्यू एंड एक्सपर्ट कमिटी रिव्यू। सो यहां पे एक तरह से नई ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग प्रपोज ये जो एरिया आपके सामने है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट्स की यहां पे ऑब्जेक्शंस को फिर से देखा जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जानना, कौन सी एक्टिविटी अलाउड है, कौन सी प्रोहिबिटेड और कौन सी रेगुलेटेड है। एक चीज हमें समझ में आती है, जहां से बायोडाइवर्सिटी हैम्पर हो सकती है वो एरियाज या वो एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो क्या होंगी, प्रोहिबिटेड होंगी, माइनिंग वगैरह होंगी, क्वायरिंग वगैरह होंगी, वो एक्टिविटीज यहां पे प्रोहिबिटेड होगी, लाइक माइनिंग, क्वायरिंग, सैंड माइनिंग, new expansion of thermal power, new expanded red category industries, large construction township beyond the prescribed threshold। कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेटेड होंगी, हाइडल प्रोजेक्ट्स with EIA cumulative assessment, minimum E-flow, 3 किलोमीटर spacing and basins, impact safeguard, orange white industries under compliance। कौन सी एक्टिविटीज अलाउड होंगी जो यहां पे नेचर के पास होंगी, जो नेचर के कंजर्वेशन के रिलेटेड होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, और उसके रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीज है जो आपके नेचुरल तरीके से है, जहां पे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम इंपैक्ट है और ज्यादातर क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगी, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए कि जो लोग यहां पर हैं, अगर यहां पे कोई एक्टिविटी अलाउ भी होती है तो यहां पे कोई ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, प्रॉपर्टी ओनरशिप अनचेंज रहती है। एफआरए 2006 के अकॉर्डिंग ग्राम सभा का कंसेंट मैटर करता है फॉर फॉरेस्ट डाइवर्जन एंड प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दैट वी हैव दैट मेड श्योर कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अगर कोई भी एरिया फॉरेस्ट का डाइवर्ट होता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए तो आपको वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में किसका कंसेंट चाहिए होता है, ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, कौन सी एक्टिविटी अलाउड है या कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। ओके, अब यहां पे बात की गई है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, साइंटिफिक बाउंड्रीज होनी चाहिए, सोशल लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए, अगर ये से होगा स्टेट मशीनरी होनी चाहिए और अडेप्टिव रिव्यू होना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप मेंस के अंदर कोट कर सकते हो, जो यूज करने चाहिए जब हम बात करते हैं इफ वी आर सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को बैलेंस आउट कर सकते हैं लोगों के लाइवलीहुड के साथ। कंजर्व, कंसल्ट, calibrate, compensate and comply. So you can use this mnemonic while writing your answer that conserve is biodiversity, hotspot corridors, watersheds and climate resilience. Consult करो ग्राम सभा से, FRA, local languages, village wise maps and trust building. Collaborate करो, ban highest risk activities, permit low impact livelihood with standards. Compensate करो for the ecosystem service, green tourism and comply with annual health reports, transparent clearances and independent monitoring, right? So this is the aspect we need to understand that when we talk about ecologically sensitive area, it is very, very important for the health of a बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू इन कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है।
I hope you were able to understand a particular topic, that is ecological sensitive area, in this particular session. Thank you so much.